नाउ वी विल सी कि हमारा जो डेप्थ है, यानी जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ लूंगा, डीप इनसाइड द अर्थ लूंगा, तब जाके क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले हमने देखा था ऊपर जब लिया था, ऑल्टीट्यूड हाई किया था, तब जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हुई थी। इन दिस केस क्या होगा, देखो अगर मेरा ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है सरफेस पर है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है सरफेस पर है, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, करेक्ट। अब ये आर डिस्टेंस पे, तो इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी वो कितना होगा, सिंपल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जैसे हमने देखा था। क्लियर। लेट्स से कि अब मैं इसी को अंदर ला रहा हूं एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सरफेस। सो मैं अब इस ऑब्जेक्ट को यहां ला रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है जितना मैंने इसको अंदर लाया, लेट्स से दैट इज डी। ये डेप्थ कितनी है, डी डेप्थ है। सो अब मैंने इसको डी डेप्थ के अंदर लाया, ये समझ आपका सेंटर है अर्थ का। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट जी डैश, न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां ध्यान से देखो, अगर ये वाली डिस्टेंस सेंटर से लेकर टॉप सरफेस तक आर है, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस यहां से लेकर सरफेस तक डी है। सो ये बाकी जो बच गई ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच में, ये कितनी होगी, सिंपल दिस डिस्टेंस विल बी आर माइनस डी। ये डिस्टेंस आर माइनस डी होगी, करेक्ट, आर माइनस डी। यहां से यहां तक कितनी है, डी है, आपने इसको डी डेप्थ अंदर ले आए, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी है, आर। सो बाकी जो बच गई डिस्टेंस वो कितनी होगी, आर माइनस डी। क्लियर, ठीक है। सो अब जो मैं लिखूंगा इक्वेशन, दैट विल बी जी एंड देन एम डैश, ये बात अभी बताते हैं ये क्या है, डिवाइडेड बाय, अब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब व्हाट इज दिस एम डैश, देखो अब ध्यान से देखो, व्हाट इज, ये तो समझ आ गया ना, अब एम डैश को समझो। एम हमारा मास ऑफ द अर्थ था, पूरा मास ऑफ द अर्थ। अब ऑब्जेक्ट जब नीचे आपने लाया एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द सरफेस, अब समझो कि ये जो नीचे से मैं बना रहा हूं, ये वाला पार्ट अर्थ का, इसका जो मास है वो एम डैश मान लेते हैं। बाकी जो बचा वो ऊपर का पार्ट, जो डी पार्ट है, वो एम से मैंने निकाला है, तब जाके मेरा जो मास है वो कितना बन गया, एम डैश। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ ये इनसाइड का पार्ट जिसके सरफेस पर कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट, और मैं ले रहा हूँ बाहर का पार्ट, ये वाला जिसके इनसाइड कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो बाहर का पार्ट है इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी, अंदर का पार्ट है वो आर माइनस डी है, जो हमने देखा था ये आर माइनस डी है। अब जो ये बाहर का पार्ट है, टोटल कितना मास है एम, अंदर के पार्ट का कितना मास है एम डैश। जो ये बाहर का पार्ट है ये एक्ट करता है एज अ शेल फॉर दिस ऑब्जेक्ट। वाई, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, बाहर ऐसे मास इस पर एनवलप्ड है बाहर से। सो दिस मास विल एक्ट एज अ शेल फॉर आर ऑब्जेक्ट। और हमें पता है कि शेल की वजह से जो फोर्स होता है, शेल की वजह से जो ग्रेविटी का फोर्स होता है इनसाइड द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो, राइट। सो कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाहर के मास की वजह से नहीं होगी, पिछले लेक्चर में क्लियर हुआ था। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी यानी जी डैश, वो खाली इस अंदर के मास की वजह से होगी। क्यों, हमने कंसिडर किया कि ये मास, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये इस मास के सरफेस पर है, अंदर वाले के सरफेस पर। क्लियर हो गया। और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज आर जी डैश। इसीलिए मास भी मैंने कौन सा लिया है, एम डैश, जिसकी वजह से होगा, बाहर का हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो एक्ट करता है एज अ शेल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं m का वैल्यू चेंज करूंगा यूजिंग द इक्वेशन ऑफ डेंसिटी। यू नो योर डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ से आप बोल सकते हो मास किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। ये आप देख सकते हो, m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सिमिलरली यहाँ से भी m डैश किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई, आर की जगह क्या लिखना है अब, आर माइनस डी, आर माइनस डी का क्यूब, क्योंकि उसकी जो रेडियस है वो आर माइनस डी है अंदर वाले मास की,
डेंसिटी चेंज होगी नहीं, डेंसिटी विल बी सेम रो, क्यों, अर्थ का ही ये पार्ट है, सो मटेरियल सेम है, सो डेंसिटी सेम होगी। क्लियर हो गया, दिख रहा है? So this is mass is m dash is equal to volume 4/3 pi r minus d का क्यूब, this is volume into density. Now let's substitute, m का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, m dash का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। m का वैल्यू जब यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे आपका g आ जाएगा, g and then 4/3 pi r cube rho and then sorry g dash का वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डिवाइड बाय r स्क्वायर, that will be g m dash की जगह लिखेंगे अगेन 4/3 पाई इंटू r माइनस डी का क्यूब रो एंड देन डिवाइडेड बाय r माइनस डी का स्क्वायर, r माइनस डी का स्क्वायर। ठीक, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ देखो, यहाँ r माइनस डी का स्क्वायर है, न्यूमरेटर r माइनस डी का क्यूब है, सो ये कैंसिल हो गया, उसके साथ वहाँ एक रह जाएगा ये, सो ये वाला कैंसिल, वहाँ एक रह जाएगा। ठीक, नाउ लेट्स कीप दिस इक्वेशन 1, let's keep this as equation 2. Let's divide equation 2 by equation 1. So we'll divide equation 2 by equation 1, जैसे पिछले लिस्ट में किया था, बिल्कुल सेम वही करना है। So g dash by g करते हैं, g dash by g। जब दोनों को डिवाइड करोगे, g dash पहले लिखो कितना था, g 4/3 पाई r माइनस डी रो, ठीक है, और यहाँ से डिवाइड कर लो इसको किसके साथ, इसका क्या था g का वैल्यू, g 4/3 पाई आर क्यूब टाइम, इसमें भी देखो आर स्क्वायर और आर क्यूब है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी एक रह जाएगा, तो यहाँ पे भी एक रह जाएगा एंड दिस विल बी रो, बस। ठीक है, यहाँ से भी डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आर क्यूब है, सो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर खाली एक आर रहेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब दोनों में कॉमन क्या है, जी और जी गया, 4/3 पाई गया, रो गया, सो खाली आपका जी डैश बाई जी जो रहता है दैट इज r माइनस डी डिवाइडेड बाई r, सो इट इज r माइनस डी डिवाइड बाई r। हमें g डैश का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ g, सो यहाँ से देखो दिस इज g डैश बाई g इज इक्वल टू, ये जो r है ये इसको भी है, ये r उसको भी, यानी डिनोमिनेटर में जब कॉमन लिखा है ना, सो ये न्यूमरेटर के दोनों को डिवाइड होगा, यानी ये ऐसे होगा r बाई आर माइनस डी बाई आर, क्योंकि ये r इसको भी है, ये r d को भी है। r बाई आर क्या होता है, 1, जी डैश पे जी किसके बराबर आ गया, 1 माइनस डी बाई आर, ये जी उधर शिफ्ट कर दो, सो जी शिफ्ट हो गया, सो अब जो आपका जी डैश का वैल्यू आ गया दैट इज जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, अगेन माइनस का है, माइनस का फैक्टर आ रहा है, जब माइनस आ रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, सो आपका जी डैश जो है वो कम हो रहा है, यानी जब आप अर्थ के अंदर जाते हो ना तब आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाती है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। सिमिलरली से प्रीवियस केस में जब ऊपर जाते हो तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है। नाउ सी, इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लेते हैं कि अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ पे ले जाऊँ, अभी मैंने इसको डी डिस्टेंस पे लिया था ना सरफेस से, अब अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ पे ले जाऊँ, सो मैं जो डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा वो कितनी डिस्टेंस होगी, आर, रेडियस ऑफ द अर्थ, सो डी की जगह क्या लिखना है, आर, तो जब मैं डी की जगह आर लिखूँगा तो जी डैश एट सेंटर डी की जगह क्या लिखोगे, आर, सो आर बाई आर क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 इंटू जी क्या होगा, 0, सो जी डैश का वैल्यू कितना आएगा सेंटर ऑफ द अर्थ पे, 0। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब आप सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाते हो ना तो कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लगता है, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0। समझ आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ले लो, वो ये है कि हमने कहा दोनों चीज़ों में आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज होती है। फर्स्ट केस हमने इससे पहले बोला था कि ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर ले लिया, सो आपने कहा हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने ऑब्जेक्ट को अंदर ले आया, अब भी मैंने कहा कि इधर से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज, इधर से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज। ना मन में आस कितने सर, यहाँ तो पता लगता है आप जितना अर्थ से दूर जा रहे हो ना उतना इस पर फोर्स कम होगा, जितना फोर्स कम होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी, तो ठीक, इसका समझ आ गया। व्हाट अबाउट दिस केस, इसमें तो आप अर्थ के नज़दीक ही आ रहे हो ना, सो इसमें क्यों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। अगेन अगर आप देखोगे ना कि जो फोर्स होता है ग्रेविटी का, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मास एज वेल, ये खाली डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस दूर दूर हुई ना, सो कम फोर्स हुआ। यहाँ पे जब आप अंदर जा रहे हो ना अंदर, तो मास भी क्या हो रहा है, कम। देखो कैसे,
अभी जो हम तब से मैं आपको समझा रहा था कि जब आप अंदर जाते हो ना, अब जो इसको खींचेगा ना अपनी तरफ, जो मास खींचेगा वो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, इतना एम डैश वाला पार्ट, जो कि कम था पूरे एम पार्ट से। सो मास भी क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है। क्लियर हो रहा है? इसी तरह अगर मैं इसको और अंदर लूँ, इसको मैं और अंदर लेता हूँ, सो अब जो खाली इस पर खींचेगा ना फोर्स, वो ये इतना छोटा सा मास होगा, राइट। और जो ही सेंटर पे ले आता हूँ तो ज़ीरो हो जाता है। क्लियर? सो इसीलिए दोनों केसेस में, क्योंकि एक केस में जब आप फोर्स निकालते हो, फोर्स या आप सिंपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन देखते हो, दैट इज जी एम बाई आर स्क्वायर। सो एक केस ये आर यहाँ पे मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो इसको स्मॉल आर मान लो। सो पहले केस में जब आप इसको इंक्रीज कर रहे थे, सो आप आर को क्या कर रहे थे, इंक्रीज, सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे थे, सो नेचुरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सेकेंड केस में जब इसको अंदर ला रहे थे, आप एम को डिक्रीज कर रहे थे, इसका मास कम कम कर रहे थे, सो ये जब डिक्रीज हो गया, सिंस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, सो जी भी क्या हो रहा है यहाँ से, डिक्रीज। सो इसलिए पहले केस में आप डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे थे, दूसरे केस में आप मास को डिक्रीज कर रहे थे, दोनों रिलेटेड जी के साथ है, इसीलिए इवेंचुअली जी भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। सो क्लियर हो गया, समझ आ गया। एंड द सेम थिंग, जैसे उसमें हमने परसेंटेज निकाला था और फैक्ट ये परसेंटेज और भी क्या निकाला था उसमें हमने, फ्रैक्शनल डिक्रीज निकाला था, सॉरी फ्रैक्शनल डिक्रीज और परसेंटेज निकाला था, सेम इसमें भी वैसे ही करना है। ठीक है, क्लियर हो गया।